हेलो जी, स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर स्टॉक विद अन अकेडमी के अंदर। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है, इनको किसी भी परिचय या किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे सामने आज मौजूद है धर्मेंद्र शर्मा जी। इन्होंने ऑल ओवर राजस्थान सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसमें 102वीं रैंक प्राप्त की है। बहुत ही मुश्किल एग्जाम होता है और बहुत ही बखूबी इन्होंने अपनी तैयारी को अंजाम दिया और इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की। आइए जानते हैं इनसे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए और कैसे इन्होंने अपनी तैयारी को अंजाम दिया। धर्मेंद्र जी, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आपने पढ़ाई की। एग्जाम के पैटर्न के बारे में हमको कुछ बताइए कि कैसा एग्जाम का पैटर्न आता है, डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है, आपने किस तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दिया। सर जैसा कि पेपर के बारे में बात करें तो डिफिकल्टी लेवल तो उसमें 3 पार्टों में डिवाइड होता है। ओके। 12th का पोर्शन आता है इसमें 40 50% के लगभग, और ग्रेजुएशन का आता है कुछ 1-2 क्वेश्चन पोस्ट ग्रेजुएशन के आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के तो नहीं आते इसमें। हम्म। 12th और ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं। उसके अलावा साइकोलॉजी में जैसा कि हम बात करें शिक्षण मेथड होते हैं, हम्म। 20 क्वेश्चन वो आते हैं। हम्म। तो अगर हम देखें तो पेपर एवरेज से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन का पोर्शन आता है, तो कुछ 12th का पोर्शन आता है। 12th में भी जो अगर हम देखें तो नॉर्मली बुक से क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं हैं, उसके लिए भी माइंड की ज़रूरत होती है। काफ़ी घुमा के क्वेश्चन्स आते हैं। जी, आपने किस तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दिया कि क्या क्या पैटर्न होता है, आपने कैसे पढ़ाई की कि यार इतना टाइम है मेरे पास, इतना इसमें देना है, दिन का स्लॉट बना लिया कि चलो टाइम टेबल बना लेते हैं, ये फर्स्ट पेपर है इसमें इजी होता है, इसमें इतना टाइम देना है, सेकंड बार में थोड़ा ज़्यादा देना है, कैसे किया आपने? तो सबसे पहले तो सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में कि हमें क्या-क्या चीज़ आती है। जी। कि बहुत से पोर्शन ऐसा होता है कि हमें पहले से ही आता है, हम्म। तैयारी करने से पहले कि हम उसमें परफेक्ट होते हैं। हम्म। जैसे कि राजस्थान जीके हुई, बहुत से लोग बागों की राजस्थान जीके आरएस लेवल तक होती है, काफ़ी अच्छी होती है। पॉलिटी हुआ, आज के टाइम पे हर एग्ज़ाम में पॉलिटी आ रही है। तो उसमें से हम देखेंगे कि कितना पोर्शन ऐसा है कि जो हमारे सिलेबस से मैच कर रहा है। हम्म। तो वो हम साइड में कर देते हैं कि हाँ, हमें ये तो आता है। हम्म। फिर उसके अलावा जैसे कि सब्जेक्ट की बात करें, ये है जैसे साइंस सब्जेक्ट का पेपर होगा सेकंड पेपर, तो उसमें भी 3 पार्टों में डिवाइड होता है पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम्म। अब उसमें कोई भी ऐसा होगा कि कोई एक सब्जेक्ट या फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा या बायोलॉजी होगा, हम्म। जिसमें कि हम एक्सपर्ट होते हैं अपने आप में कि हाँ भाई, ये मेरा एरिया रहा है। जैसे कि अब मैं एमएससी जूलॉजी से हूँ, तो बायोलॉजी मेरा मास्टर है हम्म। कि हाँ भाई, बायोलॉजी पोर्शन मेरा अच्छा है कि इसको मैं कभी भी कवर कर सकता हूँ और आसानी से कवर कर सकता हूँ। और बिल्कुल। ये मेरा रैंकिंग सब्जेक्ट बनेगा, इसमें मैं ज़्यादा आगे लेके जाऊँगा, इसमें अच्छे को मार्क्स आएँगे मेरे। हम्म। और एक वीकर सब्जेक्ट होता है कि हाँ भाई, फिजिक्स हमारा जैसे वीकर होता है, सारे जो भी बायोलॉजी स्टूडेंट ही होते हैं साइंस के जो देते हैं, तो हम्म। 12th में बायोलॉजी छूट जाती है, हम्म। तो उसके बाद 5-7 साल कभी फिजिक्स पढ़ना ही पड़ती नहीं है, फिर अचानक से फिजिक्स पढ़ते हैं, तो वो सब पे वीक होता है। अब हम्म। मेन है कि इन सब्जेक्ट को कैसे टाइम दिया जाए, हम्म। उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। जैसे बायोलॉजी मेरा वो है सब्जेक्ट है, तो मेरे को पता है कि बायोलॉजी में मुझे ये सब्जेक्ट तो आते हैं, ये पोर्शन तो मेरे को आता है। तो हम्म। उस पे टाइम ज़्यादा नहीं देना है हमें, क्योंकि हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें बिल्कुल। सिलेक्शन लेना है। ज्ञानी बनने के लिए लाइफ पड़ी है हमारे पास। हम्म। और जो कुछ वो टॉपिक ऐसे सेलेक्ट कर लेने हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं आते और जिनमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जी। वो सबसे पहले हमें वो कवर करना चाहिए। फिर सेकंड, अगर मेरी जो हमने किया था, हमने केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाया था मेरे। हम्म। केमिस्ट्री में एवरेज था, ना ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल डाउन थे, ऐसा भी नहीं बोलेंगे मास्टर थे, पर केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाया। क्यों? 2 सब्जेक्ट अगर हम कवर कर लेते हैं अच्छे से, तो उसमें आसानी से हम कर लेंगे चेज़, जो कि होता है कि स्कोर चेज़ करना है कि वो हो जाएगा इनसे। हम्म। फिज़िक्स को ज़्यादा पढ़ना है ही नहीं, हम्म। क्योंकि हमने कभी फिज़िक्स को मैंने कभी प्रायोरिटी नहीं दी। मुझे पता है कि फिज़िक्स कितना भी पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, वो इतना बड़ा होता है, फिज़िक्स का कवर नहीं होता है। जी। फिर उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर वर्किंग करते हैं घर पे सीरीज़ वग़ैरह या क्वेश्चन, जो भी कोचिंग वग़ैरह से भी मिलते हैं, हमें सबसे ज़्यादा फिज़िक्स के ही होते हैं और वो सबसे ज़्यादा टाइम भी वही खाते हैं।
बिल्कुल। 1 घंटे में कभी-कभी तो ऐसा होता है 3 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं। हुँ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम अब सर ने दे दी 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ कि हुँ, इसमें से क्वेश्चन करने हैं आपको घर पे हुँ, और हम उसमें ही लग गए, बाकी हुँ, सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं दिया। तो हुँ, फिज़िक्स को आई थिंक मेरा मानना है कि सबसे कम टाइम देना है और उसमें सबसे पहले ये सेलेक्ट कर लेना है कि मुझे 12th से ही ये वाले पोर्शन अच्छे लगते थे, मुझे यही करने हैं, हुँ, पढ़ना ही नहीं है कंप्लीटली तो। हुँ, केमिस्ट्री और ज़ूलॉजी जो बायोलॉजी वाला पोर्शन होता है, वो अपन को कंप्लीटली करना है और अच्छे से इतना अच्छे से करना है कि इसमें से नंबर कटने की गुंजाइश ही ना हो। जी, बार-बार वो ज़्यादा रिवाइज़ करें मेरे हिसाब से कि अगर अपन फिज़िक्स पढ़ें, फिज़िक्स पे कम ध्यान देना चाहिए और कंप्लीट सिलेबस पकड़ करने के चक्कर में फिज़िक्स का तो फिर तो ये समझो आपका सिलेक्शन होना ही नहीं है। रुक जाएगा, आप बिल्कुल उसको सही तो बात है, सोचो ही मत कि मेरे को कंप्लीट सिलेबस करना है। बिल्कुल। अब इसके लिए सबसे पहले तो आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे ऑफ़लाइन पढ़ रहे हो, उसके लिए आपको भई टीचर पे बिलीव करो कि ये जो मटेरियल दे रहा है, इसमें से 70% 60% तो मेरा सिलेबस मिल जाएगा। हुँ, अब बहुत से आज के टाइम पे देखते हैं कि एक-दूसरे के मटेरियल को ही ताक-झाँक करते हैं कि हुँ, इसका मटेरियल ये है, इसका ये है, उसकी कॉपी ले आएँगे, उसके रजिस्टर ले आएँगे, पढ़ते हैं नहीं। पहले अपना वो तो कंप्लीट करो जो अपने पास है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, नहीं होता। उसके अलावा अगर आप जब अपने मास्टर्स या जो भी टीचर्स होते हैं आपको पढ़ाते हैं, हुँ, वो जब आपको लगता है कि अब ये कंप्लीट है, अब ये मेरे बाहर नहीं है समझ से, सब कुछ मेरा कवर अप हो गया है। उसके बाद आप चाहो तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो, उसके साथ एनसीईआरटी पढ़ो, जब आपको हुँ, लगता है एनसीईआरटी भी हो गई, उसके अलावा फिर आप मार्केट में कोई भी एक बुक अवेलेबल है जो, वो ले सकते हो पढ़ाई करने के लिए। पर साइंस का सिलेबस ही इतना ज़्यादा होता है कि आपको टीचर्स के जो नोट्स होते हैं, वही कवर अप भी नहीं हो कंप्लीट होते, पाएँगे। कितना पढ़ोगे? हाँ, सही वही बात है, हाँ, कितना पढ़ोगे? और एक कहावत भी है कि 5 किताब पढ़ने से ज़्यादा बेटर है आप 1 किताब 4 बार पढ़ 5 लो, बार पढ़ो, तो बिल्कुल वो सही बात। ज़्यादा बेनिफिट होगा। हुँ, तो वो चीज़ है। हमारी तैयारी तो यही थी कि पहले टीचर का काम कंप्लीट करना है जो भी कोचिंग में मिल रहा है हमें। हुँ, उसके बाद एनसीईआरटी में से कुछ देखना है, उसके साथ ही उसमें से जो भी एनसीईआरटी में कुछ अलग चीज़ लिखी हुई थी, वो साथ में नोट्स में नोट डाउन कर लेनी है। और बिल्कुल। उसको बार-बार रिवीजन करता है, बार-बार ये भी नहीं है कि एनसीईआरटी अलग से उठाओ, हुँ, ये करो, वो करो। उसके अलावा मार्केट में जो भी मॉडल्स पेपर वगैरह हैं, हुँ, वो लगा लो आप तैयारी चेक करने के लिए कि हाँ, इस पेपर में सर ने इतने कराए और मार्केट में जो पेपर्स अवेलेबल है, उनमें से इतने क्वेश्चन हल कर रहे हैं हम। तो आसानी से हो जाएगा आपका। धर्मेंद्र जी, अब नोट्स बनाने का क्या तरीका रहना चाहिए? कई लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो ये सोचते हैं कि चलो जो सर ने क्लास में पढ़ा दिया, वही नोट्स हो गया भई हमारा। हमको इसके आगे कुछ नहीं करना। हम तो भई ये हमारे लकीर की फ़कीर है, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। हमको तो ये पढ़ते रहते हैं। क्या ये सही तरीका है अरे! या और तरीका होना एक चाहिए? एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे? आवाज़ जी, नोट्स बनाने का क्या तरीका होना चाहिए? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ धर्मेंद्र जी आपसे कि नोट्स बनाने का क्या तरीका होना चाहिए? कई लोग तो ये सोचते हैं कि बस जो सर ने पढ़ा दिया क्लास के अंदर बस वो हमारे लिए नोट्स है। वो और बच्चे लकीर के फ़कीर बन जाते हैं कि भाई हमको इससे आगे नहीं बढ़ना, बस हमको यही पढ़ना है। तो क्या ये सही तरीका है? या आपने कैसे बनाए नोट्स या एक्चुअल में सही तरीका क्या है नोट्स बनाने का? कुछ बताइए। सर नोट्स तो फर्स्ट ऑफ तो हमें जो टीचर दे रहा है, वो बैठ रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें टॉपिक कम करा है या फिर हम जिस प्रीवियस के क्वेश्चन देखते हैं, उसमें से नहीं मिल रहा है, तो उसमें खुद के भी ऐड करने चाहिए। मेरी राय तो ये है कि एनसीईआरटी तो खासकर उसमें इंक्लूड करनी चाहिए हमें, जो बिल्कुल। टीचर पढ़ा रहा है उसके अलावा। हुँ, फिर उसके अलावा हमें एक अलग से और नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, जिनको हम बिल्कुल ऐसे बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, हुँ, बिल्कुल वर्ड वर्ड वाले, हुँ, कि हाँ भैया आगामी हम जब पेपर प्रिपरेशन बिल्कुल पीक पे होगी, हमारा जब 5 दिन बचेंगे तैयारी करने के टाइम के, तो जी। हम कम से कम 1 दिन में 1 सब्जेक्ट आसानी से कवर अप कर सकें। हुँ, हुँ, क्योंकि इतना सारा मटेरियल हो जाता है, 4-4 रजिस्टर भर जाते हैं एक हुँ, ही सब्जेक्ट के, तो वो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो कम से कम एक ही रजिस्टर में सब कुछ आ जाए, जिससे कि आप पूरे दिन में उसको पढ़ लो, तो इस तरह के भी आपको बनाने चाहिए। बिल्कुल, 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 सही बात। और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, मोटिवेशन कैसे बनाए रखते हैं, धैर्य कैसे बनाए रखें? क्योंकि जैसे कि आपने बोला है कि इतना लंबा स्पैन होता है, 6 से 8 महीने आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। बीच में डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, स्ट्रेस भी आता है, यार क्या करे जा रहे हैं, बस कब तो एग्ज़ाम होगा। कई बार एग्ज़ाम आगे खिसक जाते हैं,
उसकी भी एक टेंशन होती है यार कब तो पूरा होगा। कई लोगों पे बर्डन भी होता है, घर को भी चलाना होता है। तो ऐसे में एक व्यक्ति को किस तरीके से धैर्य बनाए रखना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ तो अपने जैसे कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स वगैरह होने चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। जी। और उसके अलावा आप यूट्यूब से बहुत सारे महापुरुष हैं, जैसे उनकी जीवनियाँ सुन सकते हैं कि हाँ भाई, इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है जब जाके ये हुआ था। और हुँ, खुद के अंदर भी एक ये होना चाहिए कि भाई बिना मेहनत के तो कुछ होता ही नहीं है। खुद को अपने आप मोटिवेट करना चाहिए। कभी-कभी तो लगेगा कि हाँ भाई, कुछ है ही नहीं, सब चीज़ छोड़ के चलो, इतना टाइम हो गया, कुछ हो नहीं रहा है, इतने पैसे बिल्कुल, बर्बाद हो रहे हैं। पर बिल्कुल। उस टाइम पे आपको लगेगा कि कहीं से भी आप एक बार थोड़ा सोचोगे कि यार इतना कर लिया, ये चीज़ होना चाहिए यार, मैं इतना कर लिया, थोड़ा और कर लेते हैं। हुँ, और फिर एक रीज़न ऐसा होना चाहिए आपके पास कि जिसका कोई तोड़ ही ना हो, वो आपका मोटिवेशन कभी कम होने ही नहीं दे। मेरा तो ये मानना है कि सबसे मेन वो है, आपके पास बहुत अच्छा रीज़न है कि मेरे को इसलिए बनना है। वो रीज़न होता है ना कि क्यों? मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? बस बिल्कुल, वो हमेशा क्यों याद आना चाहिए आपके माइंड में कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो क्यों आया हूँ? मैं टीचर बनूँगा तो क्यों बनूँगा? मेरी क्या मजबूरी है? वो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपका मोटिवेशन फिर उसमें कम होगा ही नहीं ना, अगर आपके आप लिए ये वो सोचोगे। क्यों क्या था? वो उसके कई रीज़न थे कि एक तो जैसा कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, पोस्ट ओके। मास्टर थे। हुँ, तो हम 3 भाई हैं, जैसे कि मैं आपको बताया था अभी कुछ देर पहले। तो हुँ, उनकी एक था कि भई गवर्नमेंट जॉब फैमिली में जैसा होता है कि पापा गवर्नमेंट जॉब, बेटा भी गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। हुँ, तो मैं थर्ड नंबर का हूँ बेसिकली। हुँ, तो 2 भाई थे, वो गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो एक पापा का ड्रीम हो गया हुँ, कि भई एक ये लास्ट में तब बेटा है मेरा कि शायद ये लग जाए और हुँ, इसको लगना है। तो एक ये हो गया कि फिर फैमिली की उम्मीद भी सारी अपने आप ऊपर आ गई कि हाँ, अब तो यही है, इसके ऊपर देखते हैं कि वो बोलते हैं ना 3 पत्ते होते हैं, 2 तो खुल ही चुके हैं कि बिल्कुल। नहीं लगे। अब लास्ट वही था कि इसमें देखते हैं क्या होता है। हुँ, तो वही था कि ये सबसे ज़्यादा मोटिवेट था कि फैमिली की सारी उम्मीदें मेरे से थी। मेरे को लगा उस टाइम पे लगता था कि अगर मैं ही नहीं लगूँगा तो फिर उम्मीद तो टूट जाएँगी। हमें भी तो कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि हाँ भाई, पेरेंट्स की एक ही तो ख्वाहिश है अपनी, वो पूरी करते हैं, बाकी अपनी तो उन्होंने इतनी सारी करी है। तो वो सोचना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए। अपन बिल्कुल सही दुनिया बात के बारे में क्यों सोचें? सही बात है। धर्मेंद्र जी, जैसे आपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि सब्जेक्ट के बारे में तो सारा कुछ बता दिया आपने कि भैया फिजिक्स जो है थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है बायोलॉजी वालों के लिए, क्योंकि 5 साल कुछ नहीं पढ़ते वो 12वीं के बाद, तो थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, मतलब लिमिटेड क्वेश्चंस करने हाँ, चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। बेटर ये है कि आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ो। लेकिन जो बायोलॉजी पढ़ें। दूसरा सेक्शन है आपका राजस्थान जीके का, और जो फर्स्ट पेपर है, वो तो आपके लिए नया ही होता है सबके लिए। तो उसमें क्या-क्या हर्डल्स या क्या-क्या कॉम्पिटिशन होता है उसमें, क्या-क्या समस्याएँ आती है? जो राजस्थान जीके होता है, पहली-पहली बार हम पढ़ रहे होते हैं और अलग-अलग टर्म्स आते हैं, तो उसमें क्या-क्या समस्याएँ आती है? सर मेरा तो ये मानना है कि साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गए, जैसे जीके हो गया, पॉलिटी हो गया, ये हिस्ट्री हो गया, जी, ज्योग्राफी हो गया, ये कभी टफ होता ही नहीं है। हमने बिल्कुल। कभी ये सोचा ही नहीं ये टफ है। हम तो मतलब कि जैसे कि इवनिंग हो गई, 11 ओ क्लॉक हो गए रात में, हुँ, तो अब हमें लगा कि 2 घंटे तो नींद ऐसे नहीं आनी, अब क्या पढ़ें? तो हुँ, हम उस टाइम पॉलिटी उठा के पढ़ने लग जाते थे, हुँ, तो भी हम 2 घंटे पढ़ लेते थे। हुँ, उसमें से कुछ होता ही नहीं है टफ। फिर भी ये है कि एक बेटर टीचर, अगर आप कोचिंग भी नहीं कर पाते हो तो यूट्यूब पे एक बेटर टीचर आप सेलेक्ट कर लो कि हुँ, हाँ भाई, जो कि नॉर्मली इंटरेस्ट जगा दे कि हाँ, ये थोड़ा पढ़ा रहा है, इससे हम पढ़ लेंगे। हुँ, बाकी साइंस वाले बच्चों के लिए ये कोई टफ है नहीं कि हमें हिस्ट्री नहीं आती, और हुँ, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं। साइंस के इतने टफ-टफ बिल्कुल, सब्जेक्ट जब वो पढ़ सकते हैं, तो ये तो बहुत ईज़ी है उनके लिए, बिल्कुल, आराम क्या से पढ़ बात है। सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? और क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, जो आगामी भर्तियों के लिए, आगामी एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को? क्या एक थीम लाइन रहेगी आपकी? कैसे मोटिवेट हों स्टूडेंट्स? कैसे क्या कुछ एडिशनल आप कुछ ऐड करना चाहें इसके अंदर? सर एडिशनल तो देखो मेरा यही मानना है कि सबसे पहले तो आप यही डिसाइड करो कि हमें जाना किस वे में है। सबसे बड़ी 5 चीज़ वही है। जगह 5 जगह जाने से बेटर यही है कि थोड़ा लेट मिल जाएगी पर एक ही जगह जाएँगे, बिल्कुल। वो डिसाइड होना चाहिए। फिर दूसरा ये कि जाना क्यों है?
इस जगह, क्यों का पता होना चाहिए उसको कि हम्म, जॉब लगनी है तो मुझे क्यों लगनी है, बिल्कुल। ये काम करना है तो मुझे क्यों करना है, इन हम्म, सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए उसको। हम्म, थर्ड ऑफ एक बहुत बड़ा मोटिव होता है हर चीज़ के पीछे, तो वो हमेशा याद रखना चाहिए एम, हम्म, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, फर्स्ट में आपको यही रखना है। अगर जिस दिन आप अपनी प्रायोरिटी में जो चीज़ रख लेते जैसा कि मैंने अभी बताया था, सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि किस फील्ड में जाना है आपको, उस फील्ड में जाना है। दूसरा क्यों जाना है? तीसरा, अगर आपको सक्सेस होना है तो वो चीज़ आप प्रायोरिटी में रख दो। लाइफ़ की सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स बना लो उसको कि हाँ भाई, हम्म, सबसे ज़्यादा टाइम आपको उसको देना है। कोई भी काम अगर हम प्रायोरिटी में रख के करेंगे तो वो काम हम ज़रूर सक्सेस होते हैं उसमें। और अगर आपने इसको साइड में रख के काम किया कि बोल रहे हो मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, फिर आप जॉब भी कर रहे हो या फिर और कुछ भी कर रहे हो हम्म, या फिर हवाबाजी ज़्यादा कर रहे हो, जैसे आप बोल रहे थे घूम रहे फिर रहे हैं और फिर बिल्कुल। बोल रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। हम्म, तो निश्चित मानिए कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप सक्सेस होने का चांस ही नहीं है। क्योंकि हम खुद 1.5-2 साल जयपुर रहा हूँ मैं खुद, आज तक मुझे जयपुर के जो रूम वाले रास्ते हैं और कोचिंग वाले, उनके अलावा कुछ पता ही नहीं है कि कौन-सी क्या जगह कहाँ है, हम कभी घूमे ही नहीं जयपुर में। क्या तो बात। वो चीज़ें प्रायोरिटी में रखना है हम्म, और कुछ नहीं रखना, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए फिर। सब चीज़ मोह-माया है, वही वाली बात है फिर। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी लगी आपकी बातें। सबसे मेन बात तो कहाँ जाना है, दूसरा क्यों जाना है और तीसरी प्रायोरिटी में रखो उसको। उसके अलावा कुछ भी नहीं होना वही, चाहिए। आज मैं भी देखता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सारा दिन काम-वाम कर लेंगे, व्हाट्सएप चला लिया, फेसबुक, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं। फिर बोलते हैं भैया हम तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कहीं नहीं पहुंचेंगे, बस यहीं घूम के रह जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके धर्मेंद्र जी। जो जो बातें बोली आपने एकदम सटीक बोली है, टू द पॉइंट बोली है। बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा हमारे स्टूडेंट्स को। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप और भी उच्च पदों पर आसीन हो, आप भी फ्यूचर में बहुत अच्छा करें और आप कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया और हमारे स्टूडेंट्स के लिए इतना मोटिवेट करने वाला सेशन दिया। आप कुछ और बोलना चाहेंगे तो बता दीजिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जो मुझे टाइम मेरे लिए ये बोला कि आपको बच्चों के लिए कुछ बोलना नहीं है, नहीं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं भी चाहूँगा कि अगर एक भी बच्चा मेरे द्वारा बताई गई बात को फ़ॉलो करता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। कभी वो बोलेगा कि हाँ भाई, मैंने उन सर से सुना था, बिल्कुल। उनका वो लाइन मुझे अच्छी लगी, लाइफ लाइफ चेंजिंग। तो वो बोलेंगे तो वो समझो कि अपना पूरा हो गया लाइफ का वो। तो ये बेटर है, मैं चाहूँगा कि इसको फ़ॉलो करें, कुछ जो भी है, अगर एक भी बंदा फ़ॉलो करता है, अपने हिसाब अपने लिए सुधरता है कि हाँ भाई, आपके द्वारा ये वो हुआ था, जी। तो मेरे लिए वो काफ़ी है सर। इस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और सच में मैं चाहूंगा कि ये वीडियो बहुत आगे जाए। मैं भी उसको बहुत ज्यादा फॉरवर्ड करूंगा और हर हर एक बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि सच में जो आपकी बातें हैं टू द पॉइंट है, एकदम सटीक है। आपकी जो नसीहत या जो कह सकते हैं कि आपकी जो टीचिंग्स है वो अगर फॉलो कर ले तो डेफिनेटली हर एक व्यक्ति जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी बहुत ही सुदृढ़ भी हो जाएगी और एग्जाम क्लियर भी कर पाएगा वो। बहुत बहुत अच्छा लगा धर्मेंद्र जी आपसे मिलकर। अगली कड़ी में हम जानेंगे और भी कई सारी जो एग्जाम क्रैकर्स हैं वो हमारे सामने आएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। धर्मेंद्र जी से विदा लेते हैं आज के लिए हम। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही बेशकीमती था आपका एक्सपीरियंस जो आपने हमारे साथ शेयर किया। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।